देखो, ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि यूपीएससी की रिसर्च टीम लगातार नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो एक एस्पिरेंट का माइंडसेट चेक कर पाए कि वो नई चीज़ों से किस तरीके से डील करता है, घबरा तो नहीं जाता है, घबराहट में चीज़ों को गलत तो नहीं करता है, ताकि वो उसकी डिसीजन मेकिंग को पकड़ पाए कि वो जब ऑन ग्राउंड बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेगा या लेगी तो वो सही डिसीजंस किस तरीके से ले पाएंगे। तो आज हम एक ऐसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपीएससी लगातार अपने पैटर्न को बदलता जा रहा है। यूपीएससी की कोशिश ये रहती है कि जितने भी पुराने धुरंधर हैं जो कई सालों से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीट एनी एग्जामिनेशन, बीट सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए एंड स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत लंबे समय तक स्टूडेंट्स करते हैं। तो यूपीएससी एक न्यू एस्पिरेंट और ओल्ड एस्पिरेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देती है जब भी वो किसी नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2023 में उन्होंने ऑप्शंस में बदलाव किए, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री। बिल्कुल उसी तरह 2024, 2025, 2026 में भी आपको ये पैटर्न फिर से बदलता हुआ देखने को मिल सकता है ऑन अ टफर नोट। ये नया पैटर्न किस तरीके से होगा ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ये पैटर्न चेंज होगा और इसी तरीके से होगा। मैं आपके दिमाग को सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पैटर्न चेंज होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आपको देखने को मिलते हैं जो ऑलरेडी पहले पूछे जाते थे यूपीएससी के द्वारा ही, तो आपको घबराना नहीं है। वो कहते हैं ना कि द मोर हार्डर यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम और एनीथिंग, एनी वॉर, यू ब्लीड लेस इन द वॉर। तो जितनी मेहनत अभी कर लोगे, जितना अपने दिमाग को अभी से तैयार कर लोगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो जब वो चीज आपके सामने एक्चुअल में आएगी तो आप घबराओगे नहीं। इस चीज को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करता हूं आपके सामने। अब आपको यहां पे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 देखने को मिल रही है। ये बायो का क्वेश्चन है। साफ तौर पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बॉडी सिस्टम दिया है, ऑर्गन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द सिस्टम। एक सीरियस एस्पिरेंट इस तरीके के क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएगा कि ये चारों लिस्ट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसी ना किसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन का आंसर लंग होगा, फिर टी लाइफोकाइट होगा, फिर ऑक्सीजनेशन होगा, कुछ इस तरीके से इसमें जो मैच द कॉलम है वो बनना चाहिए, राइट। और यही चीज आपने बिल्कुल सही पकड़ी। मगर ये देखने की कोशिश करो कि ये एक बायो का क्वेश्चन है। क्या इसी तरीके के क्वेश्चन ज्योग्राफी में बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या इस तरीके के क्वेश्चन इकोनॉमी में बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या इस तरीके के क्वेश्चन हिस्ट्री में बन सकते हैं? किसी में भी इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे लेट सपोजेडली आपको ज्योग्राफी में आपने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, राइट। सोच के देखो कि आपको यहाँ पे टाइप ऑफ क्लाइमेट में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, माइट भी पॉसिबल मैं बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन नहीं बना पाऊँ क्योंकि मैं अभी इंस्टेंट बना रहा हूँ बिल्कुल आपके सामने, मुझे पता भी नहीं कि मैं आगे बोलने क्या वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। आपके दिमाग को ये तैयार करना पड़ेगा अभी से। अब मान लो यहाँ पे टाइप ऑफ क्लाइमेट दे दिया, जैसे मेडिटेरेनियन दे दिया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट दे दिया, समझ लो ना, जीसी लियोंग के जो टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं वो दे दिए, पोलर क्लाइमेट दे दिया, एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिया कि यहाँ पे किसका टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पे वेजिटेशन लिख दिया। आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना दिया, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 देके। वैसे इकोनॉमी को पकड़ लो। अब इकोनॉमी में मान लो यहाँ पे आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि इसमें बॉन्ड खरीदते हैं या बेचते हैं या क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, समझ रहे हो। ऐसे लिस्ट बना के दे देंगे, फिर आपको मैच करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, वहां पे घबराना नहीं है। ये चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके आंसर का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे नंबरिंग करी हुई है ABCDEFGH, यहाँ पे फिर 1 2 3 4, यहाँ पे फिर दूसरा वाला 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 अलग तरीके का। तो यहाँ पे हम ये देख पाएंगे कि यहाँ पे G8 7 8 इस तरीके से इसका आंसर मार्कआउट करना है, ठीक है। तो अपने दिमाग को सिर्फ बार बार समझाओ। अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, ये क्वेश्चन मैंने डिजाइन नहीं किया है और न ही मैंने किसी टेस्ट सीरीज से लिया है।
ये यूपीएससी की सीडीएस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, सीडीएस का। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछता रहा है पास्ट में, तो फिर से पूछ सकता है, राइट। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, आप लोगों को शायद ना पता हो, यूपीएससी पहले ऐसे मैप डालता था अपने क्वेश्चन पेपर में। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस अब आना बंद हो चुके हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत कम लोग नहीं जानते, सभी जानते हैं, क्योंकि हम सब सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो मेरा बताने का ये मतलब है कि ऐसे जो मैप है, अब ऐसे क्वेश्चंस आना बंद हो चुके हैं, ये हम सब जानते हैं। मगर क्या ऐसे क्वेश्चंस वापस से रीअपियर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे होंगे? जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पे अभी क्वेश्चन चल रहा है, या टॉपिक चल रहा है वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, कि इसमें कौन कौन से पोर्ट्स आएंगे, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, एक्सेट्रा। अब हो सकता है कि आपको ऐसा एक मैप बना के ये दे दें कि यहाँ पे जो IMEC अभी करंटली न्यूज़ में चल रहा है, ये 4 आपको पॉइंट बना दिए, 1 2 3 4। वो पूछ लेंगे आपसे कि अरेंज करो 1 2 3 4 कौन से पोर्ट्स हैं ये जो IMEC के अंतर्गत आ रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? अब जैसे आपसे हो सकता है वो पूछ लें अजरबैजान, अर्मेनिया, ये जो लोकेशन है ये किसकी है? अर्मेनिया है, अजरबैजान है। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना है। जैसे इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को देखो। अब यहाँ पे आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को दर्शाने की कोशिश की गई है। अब हो सकता है जो चोक पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो डोकलाम प्लेट्यू दे दिया इंडिया चाइना वाला, यहाँ पे बलूचिस्तान, सिंध का एरिया बता दिया, और आपसे पूछा कि ये जो पाकिस्तान के 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ये कौन से एरिया है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो आपको इन चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे ना कि जो पैटर्न मैंने पढ़ा है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए और उसी पैटर्न को मैं सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊं, ऐसा होगा ही नहीं। कुछ ना कुछ चेंजेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद में जैसे आजकल असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछना बंद कर दिए। हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस फिर से रीअपियर हों, जहाँ पे आपको असर्शन दिया जाएगा, उसकी रीजनिंग दी जाएगी। तो इनकी प्रैक्टिस करके जाना, अपने दिमाग को इतना ट्रेन करके जाना, एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन इस टाइप के लगा के, कि आपको पता रहे तुरंत कि अच्छा फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा होता है, बोथ A एंड R ट्रू होते हैं, और R जो होता है वो रीजनिंग करेक्ट होती है, दूसरे वाले में R जो है वो नॉट करेक्ट होता है, एक्सप्लेनेशन। C में A ट्रू होता है, R फॉल्स होता है। कि आपके दिमाग को जब पढ़ना आता होगा ना, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतर तरीके से बिना गलती किए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और आप इस चीज को अगर करते हो तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे होगे। चैट सेक्शन में जरूर बताना कि जो मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं अपने दिमाग को ट्रेन करने की, क्या आप इस बात से अग्री करते हो? इसके बाद में जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, है ना, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इसमें भी बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप लोगों ने बुद्ध जैन के बारे में पढ़ा होगा, राइट। अब बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध जो है वो कौन कौन से एरिया से ट्रेवल करके गए, कौन कौन सी जगह वो ठहरे, ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप सब जानते हो। आज तक आपको वो लोग ऑप्शंस के फॉर्म में क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं कि भैया गौतम बुद्ध जो है इनमें से कौन सी जगह रुके, कौन सी जगह उनको सरमन मिली, एक्सेट्रा। वो आपसे ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, उनका पाथवे आपको बता देंगे वो, कि वो इस तरीके से गौतम बुद्ध जो है अपने पाथवे पे आगे बढ़े, उनको यहाँ पे क्या चीज़ अचीव हुई, यहाँ पे क्या चीज़ अचीव हुई, यहाँ पे क्या चीज़ अचीव हुई, ऐसा पूछ लेंगे। वो आपसे ये पूछ लेंगे कि ये जो पाथवे है गौतम बुद्ध का, ये कौन कौन सी मेजर सिटीज को दर्शा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको हिस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। गांधी जी के बारे में, जैसे चंपारण के बारे में, नॉन सिविल ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, ये चीजें भी मैप में डाल के पूछ सकते हैं। ठीक है, और बताने को मैं और भी आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, बट अब मैं आता हूं उसके सॉल्यूशन पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को ये चीज़ तो समझा दी कि चेंजेस क्या हो सकते हैं, कैसे प्रीवियस ईयर में बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता था जो उन्होंने अभी पूछना बंद कर दिया है, मगर फिर से आपको उस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और चलते चलते आखिरी में मैं एक क्वेश्चन और ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि इसको मैं नहीं छोड़ना चाहता। जैसे ये देखो, इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीएससी पहले पूछता था ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली, जैसे एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, रेनफॉल, और फिर आपको बताना होता था कि कौन सा रीजन है, कौन सा क्लाइमेट है, ये टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, किस क्लाइमेटिक जोन में देखने को मिलेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, और वो है क्लैरिटी। इस क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? इस क्लैरिटी का मतलब होता है कि आप जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हो
उसको इस ढंग से पढ़ो कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए, अगर आपके लॉजिक्स क्लियर हैं तो आप उस क्वेश्चन को कर जाओगे। अगर आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि राइस जो है उसको रेनफॉल ज्यादा लगती है विथ रिस्पेक्ट टू व्हीट, मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, राइट। बारले के बारे में, ग्राम्स के बारे में, जो अलग अलग चिकपीस होती हैं एक्सेट्रा। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि हाँ भैया ये जो बाजरा होता है ये ठंड में खाया जाता है, ये ड्राई एरियाज में भी उग सकता है, बेसिक बेसिक चीजें, तो उन बेसिक चीजों के दम पे आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो। मार्क माय वर्ड्स। तो करना क्या है, हमको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जो चीज हमने पढ़ी है उसे बहुत सॉलिड मैनर में पढ़ना है और क्लैरिटी रखनी है, बिल्कुल क्लैरिटी कि इस चीज में ऐसा होता है। तो आपके सामने कोई भी चीज आएगी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। मगर ये चीज बताना आपको इसलिए जरूरी थी, ऐसे क्वेश्चंस, ताकि आपका दिमाग एग्जाम में बैठने से पहले इस चीज के लिए रेडी रहे कि हाँ भैया ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे, फिर से आ सकते हैं, तो अगर आएंगे तो मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी कि मैं तो उन क्वेश्चंस को कर लूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि जिस चीज को मैं डिलीवर करना चाह रहा था, जिस मैसेज को मैं डिलीवर करना चाह रहा था, वो आप तक सही तरीके से पहुंच चुका है। अगर हाँ तो चैट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना। किसी का कोई डाउट हो, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू to solve those doubts. Let me know in the chat section. So that's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon in the next topic with the next video. Till then, keep shining. Have a good day.